So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं विद द मॉड्यूल 85.2। 85.1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था एंड उसका लिंक आपको जो ये आई बटन है उस पर मिल जाएगा। तो वहां से चेकआउट कर लेना अगर आपने 85.1 वाला मॉड्यूल नहीं देखा है तो, क्योंकि उसी के बाद ही आप जो मॉड्यूल 85.2 है जिसमें हम एसेट मैनेजमेंट एंड पूल इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे वो समझ पाओगे। तो और इसी के साथ साथ ये मॉड्यूल करने के साथ साथ हमारा जो ओवरव्यू वाला कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रीडिंग 86 स्टार्ट करेंगे वेयर वी विल कवर बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं विद टू द नेक्स्ट पेज एंड स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। ठीक है, तो ओवरव्यू का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज मॉड्यूल 85.2 एसेट मैनेजमेंट एंड पूल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स की। एसेट मैनेजमेंट फर्म्स कौन सी होती हैं? तो एसेट मैनेजमेंट फर्म में हमारी तीन टाइप की फर्म होती है। एसेट मैनेजमेंट फर्म होगी बेसिकली जो नॉर्मल स्टॉक्स वगैरह होते हैं वो। ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट फर्म में हमारे तीन आते हैं, एक हो गया एक्टिव मैनेजमेंट, एक हो गया पैसिव मैनेजमेंट, एक हो गया स्मार्ट बीटा। तो एसेट मैनेजमेंट बेसिकली हम कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं, वैरायटी ऑफ स्टॉक्स खरीद के एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे हम मार्केट में रिटर्न अर्न कर पाए। ठीक है, तो एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? एक्टिव मैनेजमेंट में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि आप जो सीएफए बनने के बाद बनोगे, ठीक है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं एक्टिवली। किस मोटिव से वो डिसीजन लेते हैं, किस तरीके का, वो किस ऐसे कौन से स्टॉक्स को पिक करते हैं? वो ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जिसका जो मोटिव है वो क्या हो, मार्केट को आउट परफॉर्म करने का। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर्स वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं जिससे वो जो मार्केट है उसको आउट परफॉर्म कर पाए, ठीक है, मार्केट को बीट कर पाए। मान लो मार्केट सालाना रिटर्न 10% दे रहा है, तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो ऐसे स्टॉक्स को पिक करें जो 15% या 10% या 10% से ज्यादा का 10% से ज्यादा का रिटर्न अर्न कर पाए। राइट, तो ये हो गया एक्टिव मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, ये भी सही है। वो देखते हैं उसका टेक्निकल एनालिसिस की कौन सा डिमांड जोन पे, सपोर्ट जोन पे कितना ज्यादा करेक्शन आया है, ये चेक करते हैं। साथ साथ वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी के सेल्स क्या थी, क्यों गिरी कंपनी, उसकी शेयर होल्डिंग पावर कितनी है, ओनर्स के पास कितनी पावर है, ये सब वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस करी उन्होंने। उनका मोटिव क्या होता है? मार्केट को बीट करना, मार्केट के रिटर्न्स को बीट करना। थर्ड पॉइंट इज जो एक्टिव मैनेजर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? हाई फीस चार्ज करते हैं इन कंपैरिजन विद पैसिव मैनेजर्स। ठीक है, जो एक्टिव मैनेजर्स होते हैं वो हाई फीस चार्ज करते हैं पैसिव मैनेजर्स के कंपैरिजन में। मान लो पैसिव मैनेजर अगर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने के 100 रुपए ले रहा है, तो जो एक्टिव मैनेजर्स होते हैं वो 200 रुपए उससे डबल ले लेते हैं, मतलब 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स ले लेते हैं। ठीक है, आपका एक्टिव पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। ये हो गया एक्टिव मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, डाउट आए तो प्लीज बताना। आप लोगों में से कोई भी फीडबैक नहीं दे रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं समझ आ रहा है। ठीक है, तो एक्टिव मैनेजमेंट ये हो गया। पैसिव मैनेजमेंट क्या होता है? पैसिव मैनेजमेंट में हमें वो ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है जो मार्केट की परफॉर्मेंस को रेप्लीकेट करे। रेप्लीकेट करे मतलब कॉपी करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो निफ्टी है वो एक मार्केट इंडेक्स है, मान लो वो 10% का सालाना रिटर्न दे रहा है, तो हम भी इस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जो मार्केट को कॉपी करता हो, जो निफ्टी को कॉपी करता हो। ठीक है, ऐसे शेयर्स को लेते हैं जो निफ्टी को कॉपी करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर बट हाँ, एच डी एफ सी बैंक वुड बी आई गेस बेटर एग्जाम्पल जो निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। ऐसी ऐसी कंपनीज को हम चूज करेंगे पैसिव मैनेजमेंट में जिससे जो मार्केट को रिटर्न आ रहा है, तो सालाना मार्केट रिटर्न अर्न कर रहा है, मान लो मार्केट सालाना 10% रिटर्न अर्न कर रहा है तो हम भी 10% रिटर्न अर्न कर पाए। ये हो गया हमारा पैसिव मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड इज कि जैसे मैं आपको बताया एक्टिव मैनेजमेंट वाले, जो एक्टिव मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। पर अगर आपको पैसिव मैनेजमेंट पोर्टफोलियो करना है क्रिएट, मतलब जितना मार्केट रिटर्न दे रहा है उतना रिटर्न चाहिए आपको, तो उस केस में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो लो फीस चार्ज करते हैं। कि उस केस में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं आपसे लो फीस चार्ज करते हैं। पर सच बताऊं तो जो एक्टिव मैनेजर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं बीट करने की, बट एक साल बीट कर दिया अगले साल नहीं कर पाया तो ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि मार्केट को बीट करना इज वेरी टफ। मार्केट क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि कोई कितना भी ऊपर चले जाए उसको आना नीचे मार्केट के उस पे ही है।
ठीक है, मार्केट के लेवल पे ही है। तो इस ये चीजें लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो जो पहले एक्टिव मैनेजमेंट का क्रेज था वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड लोग अब पैसिव मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो पैसिव मैनेजमेंट का ट्रेंड है वो अब पिछले साल के कंपैरिजन से, अब पिछली बार के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू एक्टिव मैनेजमेंट। ये हो गया पैसिव मैनेजमेंट का केस। अब बात करते हैं स्मार्ट बीटा की। स्मार्ट बीटा क्या कहते हैं? स्मार्ट बीटा एक स्मार्ट बेटा है, जैसे बेटा बीटा, हाँ। तो स्मार्ट, जो आपका स्मार्ट बीटा है वो क्या कहता है कि एक, वो बोलता है कि हम लोग इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हम एक्टिव मैनेजमेंट को भी यूज करें, पैसिव मैनेजमेंट को भी यूज करें। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मार्ट बेटा का कहना कि वो दोनों का निचोड़ करता है। एक्टिव मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी चीजें पकड़ता है, पैसिव मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी चीजें पकड़ता है, और इस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करता है जो कोई ना तो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड हो, ना अपने इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पे बेस्ड हो, ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस हो। रादर इनका जो स्मार्ट बेटा वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ फैक्टर्स पे फोकस करते हैं, जैसे इंडिया विक्स। वो इंडिया विक्स को देखते हैं, ठीक है, इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं कि किन कंट्री में कितनी वोलेटिलिटी आ रही है शेयर्स के अंदर। वॉल्यूम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, कितने वॉल्यूम में इन्वेस्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे या पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे। ठीक है, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं रादर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि जो कंपनी कैपिटलाइजेशन या प्रॉफिटेबिलिटी को ना देख के वो इन चीजों पे फोकस करते हैं, स्मार्ट बेटा वाले। ठीक है, ये हो गया स्मार्ट बीटा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो एसेट मैनेजमेंट फर्म के अंदर आती हैं। हमारी दो फर्म्स हैं, एसेट और पैसिव। क्या एसेट मैनेजमेंट का हमने वैसे तो पढ़ लिया है, पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होती हैं आपकी क्वेश्चन पूछते टाइम सीएफए एग्जाम में, तो वो पढ़ लेते हैं। पहली बाय साइड एंड सेल साइड फर्म। बाय साइड फर्म क्या होती है? बाय साइड फर्म में जनरली वो लोग होते हैं जो जो एक मेन बोन होते हैं ऑफ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जैसे बाय साइड फर्म में हो गए हमारे इंडिपेंडेंट मैनेजर्स जो तुम्हारे मैनेज कर रहे होते हैं पूरी फर्म इसको, ये अपने पोर्टफोलियोज को। एंड जो लार्ज फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज होगी वो बाय साइड में आ गई। सेल साइड में जनरली इंटरमीडियरीज आते हैं। सेल साइड में कौन आता है हमारा? जनरली इंटरमीडियरीज आते हैं। ठीक है, उसमें फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर हो गया, डीलर हो गया, राइट। ठीक है, इसमें सेल साइड में कौन आते हैं जनरली आपके? इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये हो गया हमारा बाय साइड फर्म, सेल साइड फर्म। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट मैनेजर्स की। कितने टाइप के एसेट मैनेजर्स होते हैं हमारे? तो सबसे पहले आ गया हमारा फुल सर्विस एसेट मैनेजर। फुल सर्विस एसेट मैनेजर कौन होता है? जो वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स ऑफर करता है। फुल सर्विस एसेट मैनेजर मतलब कि ये हर एसेट क्लास में आपको सर्विस ऑफर करता है, बी इट रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स, कोई किसी भी टाइप की सर्विसेज। ये फुल सर्विस एसेट मैनेजर होते हैं। ये आपने उनको 1 करोड़ रुपए दिए तो आपका ये पैसा हर जगह लगा देंगे। ये आपका पैसा स्टॉक्स में भी लगा देंगे, बॉन्ड में भी, रियल एस्टेट में भी, और भी दो चार जो तुम्हारी चीजें होंगी, एसेट्स, अदर एसेट्स होंगे, उसमें भी लगा देंगे। फुल सर्विस ये हो गया। और स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स कौन होते हैं? जो फोकस करते हैं पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे, पर्टिकुलर एसेट क्लास को टारगेट करते हैं। या तो वो खाली आपके स्टॉक्स में पैसा लगा के बढ़ाएंगे, या तो वो आपके खाली जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें पैसे लगा के कमाए आपको कमा के देंगे, या वो खाली फोकस करेंगे रियल एस्टेट पे। ये लोग कौन हो गए? हमारे स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स। ठीक है, फुल सर्विस एसेट मैनेजर्स हो गए, स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स हो गए। थर्ड हो गए मल्टी बुटीक फर्म। मल्टी बुटीक फर्म में कौन होते हैं? मल्टी बुटीक फर्म में जितने भी तुम्हारे स्पेशल एसेट मैनेजर्स है ना, हर अलग अलग क्लास के एसेट मैनेजर्स आते हैं। जैसे मान लो कि एक बंदा रियल मल्टी बुटीक फर्म में एक बंदा उन्होंने रियल एस्टेट का ले लिया, रियल रियल एस्टेट एसेट मैनेजर हो गया। दूसरा उन्होंने ले लिया स्टॉक एसेट मैनेजर, तीसरा बॉन्ड एसेट मैनेजर। ऐसे वो जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनकी टीम बना के अपनी फर्म में काम करवा करते हैं। ठीक है, वो एक टीम बनाते हैं और एक अपनी खुद की फर्म चलाते हैं, किसी कोई फर्म उन्हें हायर कर लेती है। ठीक है, उन स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स को। ये हो गया हमारा मल्टी बुटीक फर्म। अब बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेट मैनेजर्स हो गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम पास आपका कम करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि द रीजन इज कि आपके पास एक्चुअली टाइम काफी कम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपका सिलेबस निपटे वो निपटे। ठीक है, कोई फालतू बातें वगैरह हम नहीं करेंगे क्लास में, बस हमारा टारगेट होगा सिलेबस एंड ओनली सिलेबस। ठीक है, ये हो गया हमारा एसेट वाला पढ़ लिया हमने, एसेट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं पूल्ड इन्वेस्टमेंट। पूल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वर्ड पूल्ड वर्ड सुन के क्या समझ आ रहा है आपको? पूल्ड वर्ड हो गया जिसमें सब लोग अपने थोड़े थोड़े पैसे लगाते हैं। जैसे आपने सुना होगा
म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने 50,000 डाले, किसी और ने 10,000 डाले, और भी दुनिया भर के बिलियंस ऑफ लोग हैं, कितने लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं। सबने अपने अपने पैसे डाले, और जो म्यूचुअल फंड को उससे पैसा मिला, वो उसने आ, वो स्टॉक्स में अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दिया, और जो वहां से रिटर्न आया, वही रिटर्न उन्होंने उनको बांट दिया, जो भी इन्वेस्टर्स थे, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, जिस रेशियो में उन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट करे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूल्ड इन्वेस्टमेंट। पूल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व कंबाइनिंग एसेट्स फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट्स। और जो ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स होता है वो मैनेज करे जाते हैं जनरली प्रोफेशनल्स के द्वारा, सच एज फंड मैनेजर्स। ठीक है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट कौन मैनेज करता है, इसे प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, जैसे फंड मैनेजर्स वगैरह हो गए, ये से मैनेज करते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड आ गया, ईटीएफ आ गया, हेज फंड आ गया। म्यूचुअल फंड क्या होता है मैंने बता दिया आपको, जिसमें आप, ये पूल ऑफ सिक्योरिटीज होता है, इसमें हर कोई अपना अपना जितना उनके पास पैसा होता है वो लगा डाल देते हैं, और उसके बाद जो रिटर्न आता है उसको वो जिस परसेंटेज ऑफ अमाउंट में उन्होंने इन्वेस्ट करा होता है, उस रेशियो में वो पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स की, कितने टाइप के होते हैं पूल्ड फंड। एक होता है ओपन एंडेड फंड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड क्या होता है, वो फंड जिसको कोई भी आके खरीद सकता है, बेच सकता है मार्केट में। ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं, जैसे ग्रो वगैरह हो गया, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ईटीएफ आपको दिखते हैं, तो वो क्या हो गया आपका ओपन एंडेड फंड हो गया, जिसमें कितने भी नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि ये स्लॉट फुल हो गया, नेक्स्ट स्लॉट फिल करो। ठीक है, क्यों नहीं देखते, क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ लोग पैसा डालते हैं, और बिलियंस ऑफ लोगों में पैसा बढ़ता है जो प्रॉफिट का आता है। ठीक है, तो ओपन एंडेड फंड में क्या होता है, ये कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट द नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, ओपन एंडेड फंड में हम शेयर उसको म्यूचुअल फंड या किसी भी पूल्ड फंड को खरीदते हैं, बेचते हैं एट द नेट एसेट, जो मार्केट में उस चीज की वैल्यू चल रही होती है। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, क्लोज एंडेड फंड में एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं दैट ट्रेड एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं क्लोज एंडेड में, कि कुछ हजार लोग ही इसमें अपना पैसा पूल कर सकते हैं, जैसे कमेटी टाइप हो गया ये। ठीक है, एक वेरीफाइड ऑथराइज कमेटी टाइप हो गया, कि इसमें खाली हजार लोगों का शेयर या कुछ पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज नंबर ऑफ शेयर ही डलता है, और वो शेयर पूरा होने के बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको आपको वेट करना पड़ेगा उसके पूरा खत्म होने तक का। तो ये हो गया क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ पीपल ही होते हैं, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही इसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। मान लो स्लॉट फुल हो गया तो आप फिल नहीं कर सकते, और ओपन एंडेड में कोई कितना भी आ सकता है, जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक, कभी भी वो बॉट एंड सोल्ड हो सकती है। क्लोज एंडेड में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, और उसको बॉट कर लिया आपने, मान लो स्लॉट में रह के, तो इसको सोल्ड करने की भी रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे इस ओपन एंडेड में तो क्या होता है, आपने आज खरीदा और आज ही बेच दो, ऐसा कोई इशू नहीं होता, कुछ चार्जेस करते हैं। ठीक है, पर क्लोज एंडेड में आपने आज खरीदा तो आज आप बेच ही नहीं सकते हो, आपको कुछ नंबर ऑफ मंथ्स या डेज आपको वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेल योर दैट पार्ट, राइट। तो ये हो गया ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। अब कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं वो बात कर लेते हैं। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं हमारे, दो टाइप के होते हैं, एक मनी मार्केट फंड, एक बॉन्ड म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट फंड क्या होता है, मनी मार्केट फंड जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, मनी मार्केट आपने 12th में ही पढ़ा होगा। मनी मार्केट क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आता है। ठीक है, मनी मार्केट फंड क्या होते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में, मतलब ऐसी डेट जो जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो वन मैक्स टू मैक्स 2 इयर्स होता है, उससे ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में, और उसके बाद जो इंटरेस्ट इनकम उनको मिलती है, वो लोग वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू द इन्वेस्टर्स या टू द लेंडर्स। ठीक है, और इसमें जो रिस्क होता है बहुत लो होता है। ठीक है, इसमें रिस्क ना के बराबर होते हैं, कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया मनी मार्केट फंड। बॉन्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है आपका, बॉन्ड म्यूचुअल फंड जो होता है आपका वो क्या होता है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं एक फिक्स नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, उसमें हम कुछ बॉन्ड म्यूचुअल फंड में हम कुछ फिक्स नंबर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, एंड हम उनको बाइफरकेट कैसे करते हैं, उन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या उन कंपनीज को बाइफरकेट कैसे करते हैं, कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है, कौन सी म्यूचुअल फंड में करना है इन्वेस्ट, एक्सिस स्मॉल कैप में जाना है या निपॉन में करना है, एचडीएफसी में करना है, किस में करना है, और किस बेसिस पे करते हैं हम, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी क्रेडिट रेटिंग, बॉन्ड मेच्योरिटीज, इन सब चीजों के। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट बॉन्ड फंड हो गए या टैक्स एग्जाम्प्ट बॉन्ड फंड हो गए, इन ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके बहुत सेफेस्ट होते हैं और गवर्नमेंट ऑथराइज होते हैं। तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कौन से बॉन्ड में पैसा लगाओगे। आप किसी भी बॉन्ड में पैसे लगा सकते हैं एज पर योर
एज पर योर नीड, कि आपको अगर चाहते हो कि कंपनी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो तो उसको दे दोगे। आप चाहते हो कंपनी की मेच्योरिटी अगर आपको चाहिए कि 8 महीने में पैसा मिल जाए तो उसमें डालोगे। अगर आपको आप चाहते हो कि 2 साल बाद अच्छे इंटरेस्ट से पैसा मिल जाए तो उसमें डालोगे। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड म्यूचुअल फंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कि जिसमें हमने पढ़े मार्केट म्यूचुअल मनी मार्केट फंड और बॉन्ड म्यूचुअल फंड। अब हम पढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ पूल्ड फंड्स को, कि और कितने टाइप के पूल्ड फंड्स होते हैं आपके। तो पूल्ड फंड में सबसे पहले एक आता है आपका ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये आपने टीवी पे भी बहुत सुना होगा, सचिन तेंदुलकर जो है इसकी बहुत बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है एक इंडिविजुअल स्टॉक की तरह। ठीक है, ईटीएफ क्या होता है? वो इस सेम तरीके से ट्रेड होता है जैसे एक स्टॉक ट्रेड होता है, उसको भी तुम इजीली खरीद सकते हो ईटीएफ को भी, और बेच सकते हो। और ये साथ साथ जो ईटीएफ, अभी आप अपनी स्क्रीन खोलना, उस पे टाइप करना ये एच डी एफ सी ईटीएफ या कोई सा भी ईटीएफ टाइप करना, आपको शो हो जाएगा। और इसमें बोलेंगे कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आप बाय करोगे तो आप एक ईटीएफ बाय कर लोगे। ठीक है, ईटीएफ बिल्कुल शेयर जैसा होता है। और पर जो ईटीएफ होता है मार्केट की मूवमेंट पे ग्रोथ होता है। मान लो मार्केट उठ रहा है तो ईटीएफ भी उठता है, जनरली मार्केट गिर रहा है तो ईटीएफ भी गिरता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक इंडेक्स या बॉन्ड है उसकी हम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं। मान लो एच डी एफ सी बॉन्ड, एच डी एफ सी का ईटीएफ लिया आपने, तो वो जो एच डी एफ सी है वो एच डी एफ सी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके ग्रो करेगा या गिरेगा। मान लो निफ्टी का आपने वो ईटीएफ खरीदा, तो अगर निफ्टी उठ रहा है तो आपका जो ईटीएफ अमाउंट होगा, वो ईटीएफ होगा वो भी उठेगा। निफ्टी गिर रहा है तो ईटीएफ भी गिरेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल शेयर्स इंक्लूडेड होते हैं। ईटीएफ में मल्टीपल सिक्योरिटीज डली होती हैं, 30-40 शेयर एसेट्स इसमें खरीदे हुए होते हैं, और इसको बहुत सस्ते रेट में आप 500 रुपए से तक में भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो क्या फायदा होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको एक्सपोजर मिलता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट का, विदाउट इंडिविजुअली बाइंग। ठीक है, मतलब बिना इंडिविजुअली 25-30 एसेट बाय करे आप एक ईटीएफ बाय कर लोगे, तो जो उनकी एवरेज मूवमेंट होगी उन 25-30 स्टॉक्स की, वही आपके उसकी ईटीएफ की ग्रोथ का वो बनेगा। तो मान लो उनकी मूवमेंट अच्छी खासी हो रही है, मान लो कंट्री में बूम आ गया और उसकी उनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी खासी हो रही है उन 25-30 कंपनी में जिसमें ईटीएफ ने पैसा लगा रखा था, एक्सटेंडेड फंड में पैसा लगा हुआ था। ठीक है, वो उन कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मान लो वो नीचे गिर रहे हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ईटीएफ ये होता है। तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग जो ईटीएफ था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके की फीचर्स। तो फर्स्ट, वन ऑफ द मेन की फीचर ऑफ ईटीएफ इज डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 500 रुपए तक इन्वेस्ट करके भी अच्छी खासी 15-20 स्टॉक्स की डाइवर्सिफिकेशन को एंजॉय कर सकते हो। तो डाइवर्स जो ईटीएफ होता है उसमें वेराइटी ऑफ एसेट्स होते हैं जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, और जो आपका रिस्क होता है रिड्यूस होके रिटर्न एक ऑप्टिमल आपको मिल जाता है। ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। और ट्रांसपेरेंसी, जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो ईटीएफ होता है ये क्या करता है, ये आपकी होल्डिंग्स को डिस्क्लोज करता रहता है ऑन द डेली बेसिस, जिससे आपके दिमाग में कोई भी ऐसी फॉल्स पिक्चर ना रहे कि भाई इन लोगों ने इतना रिटर्न कैसे आया, इतना कम रिटर्न क्यों आ रहा है। पूरा डिस्क्लोज करते हैं आपको कि आपके इसमें जो हमारा ईटीएफ है उसमें हमने इतना इन इन एसेट्स में पैसा लगा रखा है, तो उसका जो एवरेज रिटर्न होता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी हो गई। लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट मतलब जो आप ईटीएफ के अलावा कोई म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हो तो उसमें बतेरे चार्जेस लग जाते हैं, और वही कॉस्ट हमारी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं, वो इसमें हमारी ईटीएफ में कंपैरेटिवली काफी कम होती है। तो लोअर कॉस्ट हो गया। एंड लास्ट वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है कि इसमें हम जो ईटीएफ होता है उसको इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग डे के टाइम, मतलब जो 9 to 3:30 का टाइम होता है उसमें जब भी जो ईटीएफ हमें खरीदना है वो ईटीएफ खरीद सकते हैं, जो ईटीएफ हमें बेचना है वो ईटीएफ हम बेच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका, ये फीचर्स हो गए ईटीएफ के। अब बात करते हैं सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट क्या होता है। तो ये सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट, ये वर्ड सुनते ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट का मतलब क्या है। इसमें हम जो बड़े बड़ी एडवर्टाइज पर्सनालिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी, तो अंबानी जी के पास अंधा पैसा है, अंधा पैसा है मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पैसा है। तो उस पैसे को मान लो उन्होंने कहा कि आपको 400 करोड़ मैं दे रहा हूँ, मेरा एक अलग से पोर्टफोलियो मैनेज करो, मेरा किसी जहाँ बहुत सारे लोगों का पैसा डला हुआ है वहां मत डालो, मेरा एक अलग से म्यूचुअल फंड रन करो। तो क्या हम वो रन कर सकते हैं? हाँ, रन कर सकते हैं, पर उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, वही की मिनिमम कैपिटल का जो झंझट होता है
तो ये एसेट जो सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में भी एक सिंगल इन्वेस्टर मल्टीपल लोगों के पैसों को मैनेज कर रहा होता है, इसमें भी वही एक सिंगल इन्वेस्टर मल्टीपल लोगों के पैसे इन्वेस्ट करने की जगह एक सिंगल पर्सन के पैसे को इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टर्स के फंड को टेलर करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो बस मेन डिसएडवांटेज जो एसएमए की वो ये है कि इसमें हर कोई नहीं घुस सकता। हम जैसे आप मेरे जैसे लोअर स्टैंडर्ड नहीं, मिडिल क्लास लोग इस चीज में नहीं घुस सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम कैपिटल ही 1 करोड़ ही बोल रहे हैं, पर 1 करोड़ से भी ज्यादा चाहिए होती है। अराउंड आपको 10 से 10 करोड़ के अराउंड चाहिए होते हैं अपना सेपरेटली अकाउंट रन कराने के लिए फ्रॉम एन इन्वेस्टर। ठीक है, अपना ठीक है, तो ये हो गया। एंड इज यूजुअली मच हायर देन म्यूचुअल फंड। हाँ, तो कॉस्ट होती है आपकी, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। म्यूचुअल फंड में तो आप 50 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर इसमें आपका जो मिनिमम कैपिटल होता है वो 5 to 10 करोड़ होता है, या 1 करोड़ से भी कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब मिनिमम तो मिनिमम आपको 1 करोड़ तो चाहिए ही अपनी जेब में, जब जाके आप अपना अकाउंट सेपरेटली रन करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेज फंड्स की। ये जैसे हमने सेपरेटली मैनेज अकाउंट देखा, वो भी बड़े लोगों का काम था। हेज फंड्स उनसे भी बड़े लोगों का काम होता है। ठीक है, हेज फंड में क्या होता है, उसमें एक सिंगल पर्सन का अकाउंट रन करते थे हम म्यूचुअल फंड में, मतलब म्यूचुअल फंड टाइप में। इसमें हमारे पास कुछ पूल्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ लिमिटेड 10-12 इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह, ये जो हेज फंड होता है म्यूचुअल फंड की तरह रेगुलेटेड नहीं होता। इसको कुछ 10-12 बड़े बड़े लोग रन करते हैं, और ये हमारा लिमिटेड होता है टू द नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये जो हेज फंड होता है जनरली उसमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कुछ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है हेज फंड रन करने के लिए, तो जो हेज फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिससे हेज फंड चलता है आपका, वो होता है 2,50,000 $250,000 to $1 million। इतना पैसा हमें चाहिए होगा। मतलब अगर आपको आपको इजिली 4 करोड़ से 80 to 100 करोड़ तक पैसा चाहिए होगा हेज फंड रन करने के लिए। ठीक है, ये हेज फंड का हो गया। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है ऑल दो। ठीक है, तो प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल क्या होता है, इसमें जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज के पोर्टफोलियो में जिनको उन्हें लगता है कि, मान लो वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, ये क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो एक छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है पर फ्यूचर में लिस्टेड होने वाली है, तो उस कंपनी को लिस्ट होने से पहले जो वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटीज होते हैं वो क्या करते हैं, उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और एक अच्छा डिसेंट शेयर ले लेते हैं बहुत कम कॉस्ट में। तो अगर उन्हें लगता है इस कंपनी ग्रोथ है तो उसका जब आईपीओ लॉन्च होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। ये हो गए हमारे प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। और साथ साथ जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी होते हैं ये एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना, पूरी गाइडेंस देना, ठीक, कंपनी का अच्छे से मैनेजमेंट को संभालना, ये सब कौन करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट या एंड प्राइवेट इक्विटीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा है कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं हमारे, जो म्यूचुअल फंड होते हैं ओपन एंडेड वाले जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें और ईटीएफ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले क्रिएशन एंड रिडेम्पशन के पर्सपेक्टिव से तो जो ईटीएफ की बात करते हैं, सबसे पहले ईटीएफ को क्रिएट और रिडेम्प करने के लिए एक ऑथराइज पार्टिसिपेंट ही होते हैं हमें। ठीक है, ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ये भी बहुत लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक क्या है, बहुत लार्ज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। एक्सिस बैंक, निपॉन, एचडीएफसी, ये इन सबके तो म्यूचुअल फंड निकले होते हैं। तो ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एक म्यूचुअल फंड को रन करते हैं, और इसके अंदर मिलियंस ऑफ लोग, ये बिलियंस ऑफ लोग पैसा डालते हैं और रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है ये ईटीएफ शेयर को क्रिएट करने की और रिडीम करने की। ठीक है, ये ईटीएफ को कौन क्रिएट करता है, ये म्यूचुअल फंड का बोल दिया मैंने, ईटीएफ ही है। ठीक है, ईटीएफ एक्सिस बैंक वगैरह का भी ईटीएफ होता है, एचडीएफसी ईटीएफ होता है। तो ईटीएफ भी ये बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं। और इनका इन ट्रांजेक्शन पर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है, इसमें हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है कैश में नहीं होती। इसमें क्या होता है, हम एक शेयर के बदले या एक पोर्टफोलियो के बदले दूसरा पोर्टफोलियो खरीदते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका इन ट्रांजेक्शन होती है जब भी हम ईटीएफ को क्रिएट एंड रिडीम करने का प्लान करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कुछ सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं और कुछ शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं दूसरी कंपनी के शेयर
जो दूसरी कंपनी के पोर्टफोलियोज के साथ, एंड ऐसे अपना एक ईटीएफ क्रिएट करते हैं। ये हो गया। अब थर्ड वन इज आर्बिट्राज। आर्बिट्रेज क्या होता है आपका? आर्बिट्रेज होता है ये एक जो मान लो कि ईटीएफ, जो ईटीएफ होता है वो एक अलग वो हो गया, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड टाइप हो गया, और एक हो गया नेट एसेट वैल्यू जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की वैल्यू चल रही है। तो आर्बिट्राज क्या करता है, जो अगर मान लो जो ईटीएफ मार्केट है, लोग ईटीएफ ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो ईटीएफ की वैल्यू है वो नेट एसेट वैल्यू से बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या होगा, डिविएट होगा, डिविएट होने से क्या होगा, ये जो तुम्हारे कुछ लोग हैं ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स है वो क्या करेंगे, ईटीएफ बढ़ रहा है तो वो क्या करेंगे, नेट एसेट्स वैल्यू, अब वो नेट एसेट्स वैल्यू को खरीदना स्टार्ट करेंगे, जिससे नेट एसेट्स वैल्यू भी बढ़ेगी और ये दोनों बैलेंस रहेंगे, ठीक है। उनका टारगेट यही रहता है, जो ईटीएफ है, नेट ईटीएफ है मार्केट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और जो उसकी नेट एसेट वैल्यू है, दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज करे, ना कि एक चीज इंक्रीज कर रही है एक चीज बढ़ी ना रही हो, ठीक है। और ऐसे ही वो प्रॉफिट कमाते हैं जो तुम्हारे ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, अब बात करते हैं क्रिएशन एंड रिडेम्पशन बाय ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कैसे क्रिएशन एंड रिडेम्पशन करता है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होती है फंड कंपनी के साथ, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटी को डायरेक्टली विद द म्यूचुअल फंड कंपनीज। ये हम जैसे लोगों के लिए, हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं और हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग बाय कर लेते हैं और सेल कर देते हैं जब भी हमें मन करता है। और कैश ट्रांजैक्शन तुम्हारा, और तुमने देखा होगा या किसी ने भी तुम्हारी फैमिली में म्यूचुअल फंड खरीदा होगा तो उनसे पूछना कि जो उनको रिटर्न मिल गया और उनको मान लो पैसा विड्रॉ करना है तो उनको इन कैश में मिलता है, ये नहीं कि उनको बदले में कोई शेयर कंपनी के शेयर पकड़ा दिए, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन होती है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में, ठीक है। बस यही था हमारा। इसी के साथ साथ हमारा जो ये मॉड्यूल 85.2 था ये भी कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये। हम लोगों का ये जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट, ठीक है। हमने ये रीडिंग 85 कंप्लीट कर लिया है। अब बस एज यूजुअल जो एसेट मैनेजमेंट एंड पूल इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा है उसके हम बैक क्वेश्चंस श्वेजर के डिस्कस करते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड टू ये रीडिंग 86। ये रीडिंग 86 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टारगेट ये रहेगा, ये एक ही मॉड्यूल है इसका, तो हम उसी वीडियो में निपटा देंगे इसे, ठीक है। सो हेयर आर द क्वेश्चंस। तो अभी हमने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा अच्छे से तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, पर ओनली अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपेयर टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये टिपिकली एसोसिएटेड होते हैं विद लोअर, क्या होता है बताओ, कि ईटीएफ के कंपैरिजन में जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं आर टिपिकली एसोसिएटेड विद लोअर, क्या चीज लोअर, लोअर मैनेजमेंट फीस होती है म्यूचुअल फंड्स की, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लोअर होती है, या ब्रोकरेज कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जो इनके फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह लगती है, मतलब ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह लगती है, वो लोअर होती है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में। तो आवर करेक्ट आंसर इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन, राइट। अब बात करते हैं इसकी, ये प्राइवेट इक्विटी वाले की। तो प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपने अगर वो अच्छे से पढ़ा होता है प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट का, आप समझ पाते हैं क्या करते हैं। क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्हें मिल जाए, मान लो कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, तो क्या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें उसका 10% या 5% मिल जाए? नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट तो हमने नहीं पढ़ा था। क्या वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन द कंपनी की मैनेजमेंट में? क्या वो कंपनी का रिस्ट्रक्चर करते हैं जिससे कैश फ्लो इंक्रीज हो सके? नहीं, वो मैंने कंपनी की मैनेजमेंट इंप्रूव करते हैं। नोट्स जो मैंने लिखवाया था उसमें देखना, ये आपको हूबहू लाइन मिल जाएगी। और थर्ड वन इज हेज फंड्स। मोस्ट लाइकली जो हेज फंड्स होते हैं, हेज फंड्स भी हमने करे थे, जो बड़े बड़े लोगों के काम होते हैं, मिनिमम कैपिटल चाहिए होती है ये, और इसमें हाईली क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ही जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेज फंड मोस्ट लाइकली नॉट ऑफर टू जनरल पब्लिक, को ही ऑफर नहीं होता, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ही ऑफर नहीं होते, ठीक है, राइट। इसी के साथ साथ हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया और ये जो रीडिंग थी 85 जिसमें हमने पढ़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू ओवरव्यू हमने ले लिया। अब बढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो इन द नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियो है, पर आपका सपोर्ट नहीं दिख रहा है, सपोर्ट करो।
मेरे एफर्ट उससे डबल ही होंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।